आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब में। और देखिए, एक और मैंने इससे पहले एक और क्लास ली थी जिसमें 8 मिनट का वीडियो था समथिंग। उसमें मैंने 22 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए थे। उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन आप लोग को पसंद आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए, है ना, बिना किसी देरी के। तो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बाणभट्ट जो अपने साहित्यिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, खाली स्थान के शासन के दौरान फला फूला। आपको बताना है कि बाणभट्ट जो है किस शासक के टाइम टेन्योर में उनके समकालिक थे। तो इसका सही उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वो हर्षवर्धन के टाइम पे मतलब बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान बहुत ही प्रसिद्ध हुए, बहुत ही फले फूले। अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि एक खाली स्थान सरकार एक बेहतर सरकार होती है क्योंकि यह सरकार का एक अधिक जवाबदेह रूप होता है। आपको बताना है कि एक सरकार बेहतर सरकार कब हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, यानी कि एक लोकतांत्रिक सरकार एक बेहतर सरकार होती है क्योंकि यह सरकार का अधिक जवाबदेह रूप होता है। ओके, सो अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। आपको बताना है कि 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार हुआ था उसका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। तो वो जीता था ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डेविड टेनेट ने जीता था ये पुरस्कार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। जी हाँ, काफ़ी अच्छा सवाल है और उम्मीद करता हूँ मैं कि आप सभी जो वीडियो को कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे या फिर अपना जो जीके जीएस का पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए, वो इसका आंसर ज़रूर देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मतलब जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला सवाल है प्यारे साथियों, राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे। देखिए, काफ़ी इजी सवाल है और मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा आप सब ने इसका जवाब देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एस राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले चेयरमैन रहे थे। अगला सवाल है, जर्मन वॉच द्वारा भारत को वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में खाली स्थान पर रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 7, है ना। तो जर्मन वॉच द्वारा भारत को वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में 7वें स्थान पर रखा गया है। अगला सवाल है, मेवाड़ के राणा प्रताप को अकबर ने किस वर्ष युद्ध में हराया था। तो ये हराया था ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1576 में। अगला सवाल है कि किस प्रकार की सरकार नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है। देखिए, काफ़ी मतलब अगर आप थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग लगाएंगे ना, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको याद भी नहीं रहेंगे फिर भी पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो आपके थिंकिंग बेसिस पे सही हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है। अगला सवाल यहाँ पे प्यारे साथियों कि फरवरी 2022 में किस राज्य ने घोषणा की कि राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। तो ये किस राज्य सरकार ने करी थी। तो ये करी थी आपके महाराष्ट्र सरकार ने। ओके, सो अगला सवाल यहाँ पे हो जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था 1930 में, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 233 सदस्य, है ना। 245 सदस्यों में से 233 सदस्य जो हैं निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। अगला सवाल है कि भारत किस वर्ष बाद पहली बार 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी के सत्र की मेज़बानी करेगा। तो ये हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1983 के बाद भारत जो है पहली बार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेज़बानी करेगा। अब आपको बताना है कि ये कहाँ पे होस्ट किया जाएगा। अगला सवाल है, सल्तनत काल, है ना, सल्तनत काल जिसको हम लोग 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने वंशों ने शासन किया। आपको बताना है कि 1206 से 1526 के दौरान दिल्ली पर कितने वंशों ने शासन किया। तो ये किया है पाँच वंशों ने, है ना, 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपसे एक बार अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूँ प्यारे साथियों, किसी क्वेश्चन को लेके कोई डाउट वगैरह रहता है या फिर हो सकता है मेरे बताने में आंसर गलत हो जाए, तो आप लोग सही करके करेक्शन करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में राइट डाउन ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की संस्थाएं हैं या फिर संस्था है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, तो आप इसका आंसर ज़रूर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जितने भी दिए गए थे, हालांकि पहले वाले में ये जो थे ऑप्शंस आपको नहीं दिखाई दे रहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा जो है भारत सरकार की संस्थाएँ हैं, यानी कि विधायिका,
है ना, कार्यपालिका और आपका न्यायपालिका। ओके, सो अगला सवाल है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व कठपुतली दिवस 2022 की थीम क्या थी। ओके, आपको बताना है कि विश्व कठपुतली दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो 2022 की विश्व कठपुतली दिवस की थीम थी, है ना, द सी। ओके, सो अगला सवाल है प्यारे साथियों, चोल वंश किस राजा के शासनकाल में अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। आपको बताना है कि चोल वंश जो है किस राजा के शासनकाल में अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। तो ये था, है ना, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि राजेंद्र चोल प्रथम के समय में चोल वंश जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है कि राज्य नीति के निदेशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है। देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी आपको जवाब दूंगा, पता है तो कमेंट्स में राइट डाउन जरूर करिए कि राज्य नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है। तो ये शामिल है आपके भाग नंबर 4 में, यानी कि पार्ट नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस बात को याद रखिएगा कि भारत में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारतीय संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख है या फिर शामिल है। ओके, सो अगला सवाल है। अगला सवाल है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, सीबीएसई के नाम से जानते हैं, कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है ना, निधि छिब्बर को। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था या फिर किसने बनवाया था। तो भाई दिल्ली में जो हुमायूं अकबरा है, ये हुमायूं का अकबरा है, ये बनाया गया है ना, हाजी बेगम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भाषण की स्वतंत्रता, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अभ्यास किस मौलिक अधिकार में किया जाता है। तो भाई आपको बताना है कि फ्रीडम की मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि भाषण की स्वतंत्रता का अभ्यास किस मौलिक अधिकार में किया जाता है। तो ये किया जाता है आपको, है ना, स्वतंत्रता के अधिकार में, इसीलिए कहा जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच किसके अंतर्गत आता है, ये आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। इसीलिए कहीं पे भी कोई भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पे हमें बोलने का अधिकार दिया गया है। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चंस आप लोग को पसंद आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कान फिल्म समारोह के 75वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जीता है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सॉन्ग कॉन्ग हो ने जीता है। ओके, अगला सवाल है, चटगांव सशस्त्रागार, है ना, चटगांव सशस्त्रागार आक्रमण कौन से क्रांतिकारी नेता के साथ संबंधित है। तो भाई चटगांव का जो सशस्त्रागार आक्रमण है ये बिलोंग करता है हमारे सूर्य सेन के साथ में, जो कि फ्रीडम फाइटर रहे हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देख लेते हैं। शोषण के खिलाफ अधिकार, ओके, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो शोषण के खिलाफ अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो शोषण के खिलाफ जो अनुच्छेद है ना, शोषण के खिलाफ जो अधिकार जो प्रदान किया गया है ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये वर्णित है अनुच्छेद 15 और 16 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लोकप्रिय, है ना, लोकप्रिय पार्श्व गायक खालिस्तान का मई 2022 में निधन हो गया। आपको बताना है कि मई 2022 में किस लोकप्रिय पार्श्व गायक का निधन हो गया। तो ये हुआ था किसके, कृष्ण कुमार कुनाथ के। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में से एक महाजनपद खालिस्तान से होकर बहती थी। आपको बताना है कि किस महाजनपद, है ना, किस महाजनपद से होकर गंगा और सोन जैसी प्राचीन भारत की नदियां बहती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मगध महाजनपद से होकर गंगा और सोन जैसी जो नदियां थी वो बहती थी। ओके, सो अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांतों की गणना की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि भाग 4 में भारतीय संविधान के, है ना, भाग 4 में राज्य के नीति प्रत्यक्ष सिद्धांतों की गणना करी गई है। अगला सवाल है, विश्व पार्किंग्स, है ना, पार्किंसंस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 11 अप्रैल को प्रत्येक साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विश्व पार्किंसन दिवस। ओके, सो अगला सवाल यहाँ पे है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्काने चहलगानी का गठन किया था। आपको बताना है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्काने चहलगानी का गठन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इल्तुतमिश ने गठन किया था तुर्काने चहलगानी का। ओके, सो अगला सवाल है कि भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है। देखिए ऐसे
क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को जो एफसीआई वॉचमैन के एग्जामिनेशन है उसमें देखने को मिल जाए, तो आप लोग के लिए काफ़ी सोने पे सुहागा अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ओके, सो अगला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है, तो ये है भाई आपके ऑप्शन नंबर 4 यानी कि भारत की संसद यानी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में सर्वोच्च कानून बनाया जाता है। अगला सवाल है जनवरी 2022 में किस देश का पहला योग उत्सव मनाया गया, है ना। जनवरी 2021 में किस देश का पहला योग उत्सव मनाया गया, तो ये मनाया गया है ना सऊदी अरब में पहली बार, है ना। जनवरी 2022 में, है ना, पहली बार सऊदी अरब में योगा दिवस मनाया गया है या फिर योग उत्सव मनाया गया। अगला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी भारत के खालिस्तान भाग पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। तो आपको बताना है कि अलाउद्दीन ने, है ना, भारत के किस मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के किस हिस्से पर, है ना, पहली बार मतलब आक्रमण करके पहला मुस्लिम शासक बना, तो ये था आपका दक्षिणी हिस्से पे। ओके, सो अगला नंबर का सवाल यहाँ पे देख लीजिए, संविधान सभा ने मतलब संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया, तो संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उतपूथ पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक का नाम एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विकास कुमार झा द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उतपूथ के लेखक हैं। अगला सवाल है भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो देखिए भाई ये तो सवाल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इसका आंसर आई होप आप सब लोग कमेंट्स में राइट डाउन जरूर करिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि महात्मा गांधी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को लीड किया था। अगला सवाल है किस मूलभूत अधिकार के अनुसार सभी व्यक्ति कानून के लिए समान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि समता का अधिकार, समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वालिटी के अनुसार सभी व्यक्ति कानून के लिए समान है, कोई बड़ा और छोटा नहीं है। यानी कि कानून में किसी भी व्यक्ति को ऊंच नीच का भेदभाव करके यहाँ पे उनको तोला मोला नहीं जाएगा। कानून की नज़र में सारे व्यक्ति समान है, वो भी किस अधिकार के तहत, राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता के अधिकार के तहत कानून की नज़रों में सभी व्यक्ति समान होंगे, है ना। अगला सवाल देखिए कि अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किसने 2022 ग्रैमी अवार्ड्स में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, तो ग्रैमी अवार्ड 2022 में, है ना, एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले विजेता हैं, है ना, VR यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों 1920 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पंचायती राज प्रणाली को शासन के कितने स्तरों में विभाजित किया गया है, काफ़ी अच्छा और पंचायती राज से रिलेटेड काफ़ी अच्छा सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3 भागों में विभाजित, 3 स्तरों में विभाजित किया गया है पंचायती राज प्रणाली शासन को। अगला सवाल है कि भारोत्तोलन में 12 जून 2022 को मैक्सिको में युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता, तो आपको बताना है सिल्वर मेडल किसने जीता, तो भारोत्तोलन में 12 जून 2022 को मैक्सिको में जो युवा विश्व चैंपियनशिप हुआ था उसे भारत के लिए जो सिल्वर मेडल जीता वो थे हमारे, है ना, आकांक्षा व्यवहारे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ जो पैक्ट हुआ था, लखनऊ समझौता, उस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 बताता है राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, खालिस्तान को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भिराना। ओके, भिराना को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है। अगला सवाल है यहाँ पे 1967 में भारतीय संविधान में आधिकारिक भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को जोड़ा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सिंधी को। ओके, सिंधी को, और आपको बताना है कि ये जो है ये कौन से अमेंडमेंट के तहत, है ना,
ये जो है जोड़ा गया था भारतीय संविधान में सिंधी को। ओके, और ये सिंधी किस नंबर की भाषा थी जो संविधान सूची में जोड़ा गया था। ओके, अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ पे है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर या जीवित संत के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है। अगर आप एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को ज़रूर पूछा गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर या फिर जीवित संत के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1 यानी कि औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो अगला सवाल है यहाँ पे, भारतीय संविधान के गठन के दौरान 1946 में विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ये किसे नियुक्त किया गया था, तो 1946 में नियुक्त किया गया था विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि BN राव को नियुक्त किया गया था संवैधानिक सलाहकार के रूप में। अगला सवाल यहाँ पे है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो प्यारे साथियों, प्राचीन चोल की साम्राज्य की राजधानी थी ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उरायूर जो था प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी। तो दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक सभी वेट करिएगा। और उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे तो आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल में पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।